तो हमारे प्रबंध में आज हम क्या पढ़ रहे थे? प्रबंध की विशेषताओं, प्रबंध क्या है इसके बारे में बता रहे थे कि प्रबंध क्या है? गृह को व्यवस्थित करने के लिए हम विभिन्न प्रकार से क्या करते हैं? प्रबंधन करते हैं। वो क्या है? हमारा गृह प्रबंधन है। तो गृह प्रबंधन में हम देख रहे थे कि गृह प्रबंधन की प्रक्रिया क्या थी। गृह प्रबंधन की प्रक्रिया में हम देख रहे थे कि ये क्या था? एक मानसिक प्रक्रिया थी। क्या थी? मानसिक प्रक्रिया थी। मानसिक प्रक्रिया। इस मानसिक प्रक्रिया को कर कौन रहा था? इस मानसिक प्रक्रिया को एक प्रबंधक मानसिक प्रक्रिया के द्वारा विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करते हुए, वो हमारे संसाधन क्या थे? विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करते हुए वो हमारे संसाधन मानवीय थे और अमानवीय थे, दोनों प्रकार से थे। संसाधन हमारे मानवीय थे और अमानवीय थे। अमानवीय, मानवीय और अमानवीय। इसके बाद जो है मानवीय और अमानवीय संसाधन का प्रयोग करते हुए क्या करता है प्रबंधक? अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है। उद्देश्य तक वह क्या करता है? पहुंच जाता है। और जब उसके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, जिस कार्य के लिए उसने प्रबंधन आयोजन किया था, उस कार्य का उद्देश्य जब उसे प्राप्त हो जाता है तो लास्ट में उसे क्या होता है? आत्मिक संतोष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को आत्मिक रूप से संतोष प्राप्त होता है। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा संसाधन है, पारिवारिक संसाधन, परिवार में विभिन्न प्रकार के संसाधनों में हम देख रहे हैं मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन का मतलब क्या है? जो मानव के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं। मानवीय संसाधन का मतलब मानव के अंदर के गुण और कौशल की बात कर ली जाए, ये क्या होते हैं? ये हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते। मानवीय संसाधन क्या है? मानव के अंदर के वो गुण और कौशल हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे हमारी ऊर्जा है, हमारा कौशल है, हमारा जो है ज्ञान है, हमारी रुचि है, ये सब क्या है? ये मानवीय संसाधन के अंतर्गत है। तो मानवीय संसाधन का प्रयोग करते हुए व्यक्ति जो है अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। और अमानवीय संसाधन में अगर हम बात करें तो अमानवीय संसाधन में क्या है? विभिन्न प्रकार की भौतिक वस्तुएं जिसे हम देख पा रहे हैं, भौतिक वस्तुएं जो बाहर होती हैं, या सांसारिक वस्तुएं जिसे कह सकते हैं, भौतिक वस्तुएं। इन संसाधनों, इन वस्तुओं का प्रयोग करके क्या करता है व्यक्ति? अपने उद्देश्य तक पहुंचता है। भौतिक वस्तुओं में हम क्या कह सकते हैं? जैसे हमारा ये बोर्ड है, हमारा ये मार्कर है और ये कैमरा है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे उद्देश्य तक पहुंचने के लिए भौतिक वस्तुएं हमारे सहयोग में हैं, उनसे हम सहारा ले रहे हैं, उन संसाधनों का प्रयोग करके हम अपने उद्देश्य तक पहुंच रहे हैं। यानी कि हम इस बोर्ड का उपयोग करके, इस मार्कर का उपयोग करके, कैमरे का उपयोग करके, या फिर और भी हमारे घर में जिन भी कार्यों के लिए हम जिन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो क्या होता है? वो हमारा संसाधन होता है। तो हम इन सारी चीज़ों का उपयोग करके हम क्या कर रहे हैं? अपने उद्देश्य तक पहुंच रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? आपको टीच करना, आपको सिखाना, पढ़ाना। तो हम क्या कर रहे हैं? मार्कर का प्रयोग कर रहे हैं, बोर्ड का, कैमरे का, लाइट का, फैन का, जो भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं वो क्या है? हमारे संसाधन हैं। वो संसाधन हम किस लिए उपयोग कर रहे हैं? अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम संसाधनों का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम इसे एक लाइन में कहें, गृह प्रबंधन क्या है? तो गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है। ये जो है मानसिक प्रक्रिया है, ये मस्तिष्क से किया जाता है। और मानसिक प्रक्रिया जो है प्रबंधक के द्वारा अब विभिन्न प्रकार से पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए, वो संसाधन हमारे मानवीय भी हो सकते हैं, अमानवीय भी हो सकते हैं, उन संसाधनों का प्रयोग करते हुए हमारा प्रबंधक जब अपने उद्देश्य तक पहुंचता है
और इसके बाद उद्देश्य की प्राप्ति उसे हो जाती है तो उसे संतोष की भी प्राप्ति हो जाती है। यानी कि गृह प्रबंधन का अर्थ है कि गृह प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रबंधक विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। एक लाइन में ये हमारी परिभाषा हो गई किसकी? गृह प्रबंधन की। हमारी गृह प्रबंधन की परिभाषा क्या है? गृह प्रबंधन वह सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रबंधक मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रबंधक विभिन्न पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। जो भी उसका उद्देश्य है, जिस कार्य को, जिस चीज़ को उसके प्राप्त करने का उद्देश्य है, वह उसे प्राप्त कर लेता है। तो ये क्या चीज़ हो गया? ये हमारा हो गया प्रबंधन के बारे में। गृह प्रबंधन मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रबंधक विभिन्न पारिवारिक संसाधनों का, मानवीय अमानवीय विभिन्न पारिवारिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। अब हम इसके परिभाषा के बारे में बात कर लें। परिभाषा हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो जिसमें ये महत्वपूर्ण बहुत सारी परिभाषाएं हैं, कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जिनको हमें याद रखना बहुत आवश्यक है। और हमारी पिछली कक्षा में भी परिभाषा से एक क्वेश्चन बना था, पिछली परीक्षा में भी। तो इसलिए हमें जो है देखना ज़रूरी है। तो हम परिभाषा की बात करें, गृह प्रबंधन की विभिन्न परिभाषाओं की बात करें तो गृह प्रबंधन में हम एक परिभाषा है किसकी? गृह प्रबंधन की परिभाषा में बात करें लिचफील्ड परिभाषा में हम देखेंगे किसके बारे में कि गृह प्रबंधन की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं किसने दी हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। परिभाषा किसकी? गृह प्रबंधन की परिभाषा। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे लिचफील्ड। लिचफील्ड ने क्या कहा? लिचफील्ड के बारे में बताएं तो इन्होंने कहा कि गृह प्रबंधन जो है क्रियाओं का चक्र है। किसने कहा? लिचफील्ड ने कहा कि ये जो है क्रियाओं का चक्र है। प्रबंधन एक क्रियाओं का चक्र है। इन्होंने कहा कि प्रबंधन क्रियाओं का चक्र है। यानी कि इनके कहने का मतलब क्या है कि जो हम प्रबंधन करते हैं ये विभिन्न प्रक्रिया से होकर के गुजरती है। वह हमेशा वह साइकिल चलती रहती है, वह हमेशा चलती रहती है, उसका एक चक्र होता है। यानी कि जो भी हम प्रबंधन करते हैं उसमें विभिन्न प्रक्रियाएं चलती हैं। उन प्रक्रियाओं में हम क्या देखेंगे? वो प्रक्रियाएं हमारी प्रबंधक क्या करता है? पहले आयोजन करता है किसी चीज़ की, किसी कार्य की। सबसे पहले प्लानिंग करता है, फिर संगठन करता है, फिर नियंत्रण करता है। नियंत्रण के बाद वो क्या करता है? मूल्यांकन करता है। नियंत्रण के बाद क्या करता है? मूल्यांकन करता है। यानी कि ये जो कार्य करने की प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक ने आयोजन किया किसी कार्य का, फिर उसका संगठन किया, यानी कि उनमें जो है कार्यों का संगठन हुआ, फिर उस कार्य को नियंत्रित किया, फिर उसके बाद वह कार्य किस प्रकार से हुआ उसका मूल्यांकन किया। यानी कि यह प्रक्रिया, यह कार्य की जो क्रिया का जो है चक्र है, ये क्या होता है? हमेशा चलता रहता है, एक के बाद एक उद्देश्य प्राप्त हो जाने के बाद क्या होता है? एक उद्देश्य प्राप्त हो गया, जैसे व्यक्ति का उद्देश्य है कि हमें
आज जो है स्कूल जाना है, तो यह उसका एक दिन का उद्देश्य है। लेकिन फिर वह स्कूल चला जाता है, उसका उद्देश्य पूरा हुआ, लेकिन फिर वह दूसरा उद्देश्य बनाता है कि आज हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद उसने वह सब्जेक्ट पढ़ा, फिर उसके बाद वह यह जो है डिसीजन लेता है कि इस सब्जेक्ट की हमें परीक्षा भी देनी है। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसके उद्देश्य जो है हमेशा बदलते रहते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो विभिन्न क्रियाओं को करता है। यानी कि ये क्रियाओं का जो चक्र है वो क्या होता है, हमेशा चलता रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता है। एक उद्देश्य के बाद दूसरा उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य के बाद तीसरा उद्देश्य, इस प्रकार से क्या होता है, ये क्रियाओं का चक्र व्यक्ति के जीवन भर चलता रहता है। यह किसने कहा, यह लिचफील्ड जी ने बताया। यह उनकी परिभाषा है कि प्रबंधन क्या है, क्रियाओं का चक्र है। यह किसने कहा, लिचफील्ड ने बताया। एक्शन ऑफ साइकिल, क्या इसे कहा, एक्शन ऑफ साइकिल, एक्शन ऑफ साइकिल, एक्शन ऑफ साइकिल, ये क्रियाओं का चक्र है। किसने कहा, ये लिचफील्ड जी ने बताया कि जो प्रबंधन है वो विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर के चलती रहती हैं। यह बताया किसने, लिचफील्ड महोदय ने। अब हम आगे बात करते हैं इरीन और ओपनहीम। इरीन दूसरी परिभाषा है हमारी, ओपनहीम। इरीन और ओपनहीम ने क्या कहा, इनकी परिभाषा है, इन्होंने प्रबंधन को संस्कृति की जड़ बताई। इन्होंने कहा कि प्रबंधन क्या है, संस्कृति की जड़ है, संस्कृति की जड़ है। यानी कि एक व्यक्ति जब प्रबंधन करता है, कोई व्यवस्था बनाता है, तो वह अपनी संस्कृति के अनुसार बनाता है। जिसकी जो संस्कृति होगी, जिस संस्कृति में वो पला बढ़ा है, उसी के अनुसार उसके विचार होंगे, उसके अनुसार उसकी दिनचर्या होगी और उसी के अनुसार वो अपने प्रबंधन करता है, अपनी व्यवस्था भी बनाता है। तो यानी कि जिस परिवेश में जिस संस्कृति का व्यक्ति होता है, उसी संस्कृति के अनुसार, उसी जो है परिवेश के अनुसार व्यक्ति प्रबंधन करता है। जैसे कि व्यक्ति ने प्रबंधन किया, वह सुबह उठा, अगर वो ग्रामीण परिवेश का है, ग्रामीण संस्कृति से वह जुड़ा हुआ है, तो उसके प्रबंधन में मुख्य देखा जाए तो विशेषता क्या होगी, वह उसका प्रबंधन जो होगा वह ग्रामीण से जुड़ा होगा। यानी कि उसका प्रबंधन अगर वो ग्रामीण परिवेश से है, ग्रामीण संस्कृति से है, तो ग्रामीण जो है परिवेश उसमें शामिल होगा। यानी कि वह अपने कार्य में खेतों को भी शामिल करेगा, अपने प्रबंधन में अपने पशुओं को भी शामिल करेगा। यानी कि वो सुबह उठ के अपने खेतों का भी काम करेगा, खेतों के काम को करने के लिए भी प्रबंधन करेगा, व्यवस्था बनाएगा, पशुओं के कार्य को भी, घर परिवार के भी कार्य को भी, घर के कार्यों के लिए भी वो प्रबंध करेगा। यानी कि जो जिसकी संस्कृति है, जिस संस्कृति में वो रहता है, जिस परिवेश में रहता है, उसी के अनुसार व्यक्ति का प्रबंधन होता है, उसी के अनुसार उसकी दैनिक जीवनचर्या होती है। ये किसने कहा, इरीन ओपनहीम ने बताया कि व्यक्ति जो है जिस परिवेश में रहता है, जो उसकी संस्कृति है, उसी के अनुसार वह क्या करता है, उसी के अनुसार वह प्रबंधन करता है या व्यवस्था बनाता है। और इसके बाद आगे हम बात करते हैं ग्रास एवं क्रेंडल की। ग्रास एवं क्रेंडल ने क्या बताया, ग्रास एवं क्रेंडल ये कहते हैं कि प्रबंधन जो है निर्णयों की श्रृंखला है। क्रेंडल, ग्रास एवं क्रेंडल ने क्या कहा कि प्रबंधन जो है, इन्होंने बताया प्रबंधन निर्णयों की श्रृंखला है। इनके अनुसार हम देखें
तो इन्होंने बताया कि गृह प्रबंधन जो है निर्णयों की श्रृंखला है। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि एक निर्णय लेने के बाद व्यक्ति दूसरा निर्णय लेता है, यानी कि एक कार्य करने के बाद या एक कार्य में भी जो भी उसका एक व्यवस्था है उसमें वह विभिन्न प्रकार के निर्णय लेता है, यानी एक निर्णय के बाद दूसरा निर्णय, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से वो विभिन्न प्रकार के निर्णय लेता रहता है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अगर हम इसे देखें तो ये कह सकते हैं कि जब व्यक्ति आयोजन करता है, किसी कार्य की प्लानिंग करता है, आयोजन करता है, प्लानिंग करता है, तो उसे निर्णय लेने पड़ते हैं कि यह हमारे लिए सही है या फिर इसके लिए क्या प्लानिंग हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगी। तो इसलिए क्या होता है, इसे इन्होंने बताया कि ग्रास एवं कैंडल जी ने बताया कि जो हमारा प्रबंधन है वो विभिन्न प्रकार के निर्णय उसमें लेने होते हैं, क्रमशः अधिक बहुत सारे निर्णय होते हैं जो कार्य की उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें लेने पड़ते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि ये जो है ये निर्णयों की एक श्रृंखला है, एक जो है कड़ी है। इन्होंने बताया, किसने बताया? ग्रास एवं कैंडल ने बताया कि अगर व्यक्ति कार्य कर रहा है, वह किसी कार्य का आयोजन कर रहा है, तो सबसे अधिक उसे निर्णय लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए प्रबंधन को इन्होंने बताया कि यह जो है निर्णय लेने की एक श्रृंखला है। और इन्होंने एक परिभाषा और दी है, इन्होंने एक चीज़ और दिया है, एक परिभाषा कि यह जो है प्रबंधन, इनकी दो परिभाषाएं हैं। प्रबंधन एक क्रियाशील यंत्र है। इन्होंने कहा कि प्रबंधन जो है एक क्रियाशील यंत्र है, क्रियाशील यंत्र है, यानी कि व्यक्ति जो भी प्रबंधन कर रहा है वह क्या करेगा? बहुत सारे कार्य करेगा। क्रियाशील यंत्र का मतलब प्रबंधन या ऐसा यंत्र है या ऐसी मशीन है या कार्य करने की ऐसी इकाई है कि व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? प्रबंधन करने के लिए उसे विभिन्न प्रकार के काम करने पड़ेंगे, बहुत सारे जो है क्रिया करने पड़ेंगे, या कह सकते हैं कि उसे बहुत सारे क्रियाकलापों से गुजरते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होगी। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि ये क्रियाशील यंत्र है, जो है आप आसानी से नहीं कर सकते हैं, बिना किसी शारीरिक एफर्ट के, बिना किसी शारीरिक प्रयास के या किसी मानसिक प्रयास के आप जो है प्रबंधन को पूरा नहीं कर सकते हैं। यह एक क्रियाशील यंत्र है। और इन्होंने बताया कि यह जो है निर्णयों की एक श्रृंखला है। यह किसने दिया? यह दिया ग्रास एवं कैंडल जी ने। अब हम आगे बात करते हैं कोटजिन। आगे हम बात करते हैं कोटजिन के अनुसार, कोटजिन ने क्या परिभाषा दी है। ये हमारा जो है पिछली परीक्षा में यानी 2021 के परीक्षा में पूछा गया था। कोटजिन ने परिभाषा दी है कि यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। इन्होंने क्या कहा? प्रबंधन को एक व्यवहारिक विज्ञान बताया। कोटजिन ने क्या बताया? ये हमारे परीक्षा 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 2021 की परीक्षा में यह परिभाषा आई हुई थी। तो इन्होंने बताया कि प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। इनकी परिभाषा क्या है? इन्होंने प्रबंधन को एक व्यवहारिक विज्ञान बताया। इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक क्रियाकलापों के माध्यम से एक अच्छा प्रबंधक बन सकता है, एक अच्छा प्रबंधन कर सकता है। इन्होंने बताया कि प्रबंधन को करने के लिए, व्यवस्था को बनाने के लिए हमें व्यवहारिक चीज़ों का, व्यवहारिक कार्यों का, व्यवहारिक बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इन्होंने बताया कि प्रबंध को पूरा करने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? व्यवहार में अपने जो है परिवर्तन लाना पड़ता है, व्यवहारिक क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। इसलिए इन्होंने प्रबंधन को एक व्यवहारिक विज्ञान बताया। किसने बताया? कोटजिन महोदय ने बताया कि प्रबंधक क्या है और प्रबंधन क्या है। प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। जैसे कि हम घर परिवार में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, वह क्या होता है? हमारे व्यवहार से जुड़ा होता है, यानी कि वह हमारे विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप जो व्यवहार में हमारे
दैनिक जीवनचर्या के आते हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए इन्होंने बताया कि जो प्रबंधन की प्रक्रिया है वो क्या है, एक व्यवहारिक विज्ञान है। किसने बताया? कोटजिन महोदय ने बताया। अब हम आगे बात कर लेते हैं कोटजिन के बाद। एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है राजमल पी देवदास। राजमल पी राजमल देवदास है, सॉरी, पी राजमल देवदास। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि प्रबंधन जो है ये एक बांध के समान है। प्रबंधन को इन्होंने क्या कहा कि प्रबंधन की प्रक्रिया जो है एक बांध के समान है। बांध इन्होंने क्यों कहा? बांध से इन्होंने तात्पर्य बताया कि जिस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, अपने दैनिक जीवनचर्या के क्रियाकलापों में विभिन्न प्रकार के मानवीय अमानवीय संसाधनों का प्रयोग करके वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार से ये जो हमारा बांध है उसमें हम क्या करते हैं, अमानवीय मानवीय संसाधन को वह बांध के समान ही है, यानी कि उसमें निहित है और हमने जब आवश्यकता पड़ती है तो हम बांध को खोल करके उन संसाधनों का उपयोग कर लेते हैं। अगर हम इसे समझना चाहें तो यह हम समझ सकते हैं किस प्रकार से। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि प्रबंधन प्रक्रिया एक बांध के समान है। बांध के समान है। इन्होंने बताया कि जो प्रबंधन की प्रक्रिया है वो बांध के समान है, यानी जैसे नदी पे क्या होता है, बांध बना होता है और व्यक्ति जब उसे ज़रूरत होती है तब वह नदी का पानी लेता है, अन्यथा वह बांध बंद रहता है। तो उसी प्रकार से जैसे नदी है, ये हमारी मान लीजिए ये हमारी नदी बह रही है, अब इसमें एक बांध बना दिया गया पानी को रोकने के लिए, पानी को संचय करने के लिए। ये बांध रहेगा तो पानी इधर क्या रहेगा, पानी इधर संचित रहेगा और जब व्यक्ति को ज़रूरत होगी तब वह इसे खोल करके पानी ले सकता है, अपने जो है ज़रूरत के लिए, अपने खेत खलिहानों के लिए वो क्या कर सकता है, अपनी खेती के लिए पानी ले सकता है। उसी प्रकार से बताया इन्होंने कि जो हमारी प्रबंधन की प्रक्रिया है, यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के संसाधनों को एकत्रित करते हैं, यानी जो हमारा प्रबंधक है वो विभिन्न प्रकार के संसाधन उसके पास पहले से मौजूद रहते हैं। उसका जो पारिवारिक संसाधन है, चाहे वो मानवीय संसाधन हो चाहे अमानवीय संसाधन हो, उसके पास पहले से मौजूद रहता है और वह जब भी उसे ज़रूरत होती है, ज़रूरत होने पर, आवश्यकता होने पर वो क्या करता है, संसाधनों का प्रयोग करता है। संसाधनों का प्रयोग करता है। कौन संसाधनों का प्रयोग करता है? जो हमारा प्रबंधक है वो क्या करता है, ज़रूरत होने पर विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करता है। अब देखिए, अगर जहाँ यह पानी संचित है, मान लीजिए ये बांध है, ये बांध है, अब इसी बांध रूपी क्या है, प्रबंधन है। प्रबंधन बांध के समान है। ये बांध जो है एक प्रबंधन है, व्यवस्था है। प्रबंधन का मतलब व्यवस्था है जो क्या करती है, व्यक्ति के आवश्यकता को, व्यक्ति के उद्देश्य की प्राप्ति करती है। यानी ये जो संचित पानी है, संचित जल है, बांध में संचित जल होता है, वह क्या है, एक संसाधन है। संसाधन है यानी प्रबंधन रूपी बांध का वह एक संसाधन है, पानी रूपी संसाधन है, जिसमें क्या है, मानवीय और अमानवीय संसाधन के रूप में विभिन्न प्रकार के संसाधन यहाँ पे एकत्रित हैं ना। पानी रूपी जल में जो है मानवीय और अमानवीय संसाधन के रूप में विभिन्न प्रकार के संसाधन संचित पानी के रूप में यहाँ पे बांध पे एकत्रित है। और यह जो बांध है यह क्या है, एक व्यवस्था है, एक प्रबंधन है। अब व्यक्ति को अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो क्या करेगा, जब भी उसे ज़रूरत होगी
तब इसे जो है ये संचित रूपी जो संसाधन है उसका वह उपयोग करेगा। ये संचित रूपी जल का क्या करेगा, वो उपयोग करेगा। संचित रूपी संसाधन का उपयोग करके वो क्या करेगा, अपने उद्देश्य तक पहुँचेगा। अब आई होप आपको बात समझ में आई होगी। हमने सिर्फ आपको ये बताया कि इन्होंने बताया कि प्रबंधन एक बांध के समान है, यानी कि प्रबंधन में मानवीय और अमानवीय विभिन्न प्रकार के जो है संसाधनों का उपयोग करके, विभिन्न प्रकार के इस संसाधन का प्रयोग करके व्यक्ति अपने लक्ष्य तक, उद्देश्य तक पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बांध में संचित पानी होता है, संचित पानी जो है वो क्या करता है, जब हमें आवश्यकता होती है तब हम उसका उपयोग करते हैं और अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। उसी प्रकार से संसाधन भी है और प्रबंधन भी है। तो प्रबंधन रूपी जो बांध है उसमें पानी रूपी जो संचित संसाधन है, हमें जब अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यह किसने बताया, यह बताया राजमल पी देवदास ने। इन्होंने कहा कि ये जो नदी रूपी बांध रूपी प्रबंधन है, यह संचित पानी रूपी संसाधन से अपने उद्देश्य को, अपने मानवीय ज़रूरतों को, अपने लक्ष्य तक वह क्या करता है, पहुंचाता है, व्यक्ति पहुंचता है। तो यह किसने बताया, राजमल पी देवदास। आपको परिभाषा याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम बात करते हैं न्यूमैन। न्यूमैन महोदय ने क्या कहा, न्यूमैन की बात करें, न्यूमैन ने क्या कहा। न्यूमैन की परिभाषा है कि प्रबंधन एक प्रशासनिक ढांचा है। इन्होंने प्रबंधन को क्या बताया, प्रबंधन को इन्होंने कहा प्रबंधन प्रशासनिक ढांचा है। प्रबंधन एक प्रशासनिक ढांचा है। प्रशासनिक ढांचा है। या किसने कहा, न्यूमैन ने कहा। प्रशासनिक ढांचा का मतलब क्या होता है, आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी प्रबंधन करते हैं, मान लीजिए आप विद्यालय गए, आपका कार्य क्या है, पढ़ना, लेकिन आप पढ़ाई किसके अंतर्गत करते हैं, वहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्रबंध तंत्र है, यानी कि पढ़ने और पढ़ाने के क्रियाकलाप को करने के लिए क्या वहाँ मौजूद होते हैं, वहाँ पे प्रबंधक मौजूद होते हैं, वहाँ पे प्रधानाध्यापक होते हैं, प्रधानाध्यापक, और वहाँ पे शिक्षक मौजूद होते हैं। ये सब क्या हैं, ये आपके उद्देश्य को पहुँचने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा बनाया गया है कि आप जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन प्रशासनिक ढांचों का उपयोग करते हुए, उन प्रशासनिक ढांचों में रहते हुए अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। जैसे आप अपने घर में अपने माँ बाप के जो है क्या होते हैं, प्रशासनिक ढांचे में रहते हैं, यानी कि वो जो भी प्रबंधन करते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, आप उनमें सहयोगी होते हैं। तो उनके उस प्रबंधन में क्या है, वो एक प्रशासनिक ढांचा है, यानी कि वो हमारे ऊपर होते हैं, यानी कि उनके द्वारा वह प्रबंधन किया जाता है, वह व्यवस्था बनाई जाती है और हम उसमें क्या होते हैं, सहयोगी होते हैं। तो वह क्या है, विभिन्न कार्य को करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचे की ज़रूरत होती है, यानी विभिन्न लोगों के द्वारा, विभिन्न जो है व्यक्तियों के माध्यम से, विभिन्न प्रशासनिक ढांचों के माध्यम से प्रबंधन को पूरा किया जाता है, यानी कि एक के बाद एक इस तरीके से जो है क्या होता है, एक प्रशासनिक ढांचा होता है जो हमारे प्रबंधन को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया, प्रबंधक हैं हमारे ऊपर, प्रधानाध्यापक हैं, शिक्षक हैं, ये क्या करते हैं, ये कौन सा प्रबंधन करते हैं, शिक्षा देने का कार्य करते हैं। ये किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं, हमें शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन किसके माध्यम से, एक प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से। कोई एक व्यक्ति तो कुछ कर नहीं सकता। जैसे कोई कोचिंग संस्थान है, उसमें जो है जो प्रबंधक है
वही अकेले कोचिंग नहीं चला सकता। उसमें उसके जो प्रबंधन के कार्य हैं, यानी कि वो जिसके उद्देश्य से खोला है, यानी व्यक्ति को शिक्षित करने के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए, तो वही अकेले काम नहीं कर सकता है, उसमें टीचरों की भी आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से विभिन्न कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न जो है प्रशासनिक ढांचों की ज़रूरत होती है। प्रशासनिक यानी कि उसकी एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। अभी हमने आपसे बात करी माता पिता को ले लीजिए। माता पिता के अंदर आप रह करके परिवार में क्या करते हैं, अपने उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। माता पिता क्या करते हैं, आपके उद्देश्य में, आपका जो उद्देश्य है उसके ये सहयोगी हैं। ये क्या करेंगे, आपको धन देंगे, धन की प्राप्ति इन्हीं से होगी। समय भी आपको यही देंगे। अगर ये पढ़ने के लिए आपको समय ना दे, विभिन्न कार्यों में आपको संलग्न रखें, तो आपको समय नहीं मिलेगा निश्चित रूप से, तो आप अपने जो है उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यानी कि प्रबंधन को पूरा करने के लिए, उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचे की भी ज़रूरत होती है। किसी भी संस्था को ले लीजिए, वहाँ क्या होता है, कोई एक व्यक्ति अपने जो है उद्देश्य को अकेले जो है, अकेले प्रबंधन को करने के लिए बहुत सारे व्यक्ति की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर हम किसी संस्था की बात कर लें, तो संस्था में क्या होता है, उसमें अनेक कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, उनके माध्यम से क्या होता है, किसी उद्देश्य को पूरा किया जाता है। कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता। कुल मिला के बस इतना ही कहने का मतलब है कि जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है, इसमें विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। सहयोग से ही व्यक्ति क्या करता है, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाता है। यह किसने कहा, न्यूमैन ने कहा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देखेंगे सबसे पहले इसमें लिचफील्ड को हम देखें तो लिचफील्ड ने क्या कहा कि ये क्रियाओं का चक्र है, यानी एक उद्देश्य के बाद दूसरा उद्देश्य, दूसरे उद्देश्य के बाद तीसरा उद्देश्य। आप उसे आयोजन, संगठन, नियंत्रण, मूल्यांकन के माध्यम से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से आप जो है एक्शन ऑफ साइकिल जीवन भर चलती रहती है। ये किसने कहा, लिचफील्ड महोदय ने कहा। इरिन ओपनहीम ने कहा कि प्रबंधन एक संस्कृति है, संस्कृति की जड़ है, यानी व्यक्ति जिस संस्कृति से संबंधित होता है उसी संस्कृति में रह करके वो उसी जीवनचर्या का पालन करते हुए उसी प्रकार से प्रबंधन करता है। यानी कि अगर एक भारतीय है तो वो भारतीयता की संस्कृति को ध्यान में ही रख करके, यानी कि उसकी जीवनचर्या में, उसकी आदतों में वही शामिल है, तो उसी प्रकार से वो अपना प्रबंधन करेगा। लेकिन अगर एक फॉरेन वाला है तो वो हमारे यहाँ के जो है संस्कृति या कल्चर को उसे नहीं पता होता है, तो वो अपनी संस्कृति के अनुसार किसी भी कार्य को करने का प्रयास करता है। तो जो व्यक्ति जहाँ से संबंधित होता है, जो उसकी संस्कृति होती है, उसी प्रकार से वो प्रबंधन करता है। आगे ग्रास एवं क्रैंडल महोदय ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि प्रबंधन जो है निर्णयों की श्रृंखला है। आप जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार से ये श्रृंखला चलती रहती है। इन्होंने बताया कि प्रबंधन निर्णयों की श्रृंखला है। आगे इन्होंने कहा कि प्रबंधन एक क्रियाशील यंत्र है, यानी कि आप जो है मानसिक एफर्ट और शारीरिक एफर्ट, यानी मानसिक प्रयास और शारीरिक प्रयास, आप जो है विभिन्न प्रकार से क्रियाशील रहेंगे, यानी कि कार्य करने की आपके अंदर क्षमता रहेगी, प्रबंधन करने की क्षमता रहेगी, तभी आप जो है प्रबंधन कर पाएंगे। आप मानसिक रूप से क्रियाशील रहेंगे, शारीरिक रूप से क्रियाशील रहेंगे, तब आप जो है प्रबंधन को संपन्न कर पाएंगे, अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। यह किसने कहा, ग्रास एवं क्रैंडल महोदय ने बताया। आगे हम बात करते हैं कोटजिन महोदय ने, यह हमारी प्रीवियस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इन्होंने बताया प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। कोटजिन महोदय ने बताया कि प्रबंधन एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह प्रबंधन क्या होता है, हमारे व्यवहार में शामिल होता है। हमारी जो आदतें होती हैं, हमारी जो दैनिक जीवनचर्या में व्यवहार होता है, उसी के अनुसार हम प्रबंधन करते हैं। और राजमल पी देवदास ने बताया कि प्रबंधन प्रक्रिया एक बांध के समान है। जिस प्रकार से बांध जो है पानी को संचित रख के ज़रूरत होने पर ही पानी का उपयोग करता है, उसी प्रकार से हमारा प्रबंधन है। हमारे परिवार में बहुत सारे संसाधन होते हैं, लेकिन जब हम ज़रूरत होगी तभी उसका उपयोग करेंगे। फिर जो है हमारे जो है प्रबंधन की प्रक्रिया या हमने जो व्यवस्था बनाई है उसके उद्देश्य तक पहुँच सकते हैं। जैसे हमारे पास प्रबंधन के रूप में, हमारे पास जो है संसाधन के रूप में हमारे पास बहुत सारा धन है, तो हम क्या करें,
उसका एक ही बार में अगर उपयोग कर लेंगे, उसको हम एक ही बार में सब खर्च कर देंगे, तो हम आगे के प्रबंधन को नहीं कर पाएंगे, आगे की ज़रूरत को नहीं पूरा कर पाएंगे। जितना हमें आवश्यकता होगी, धन की जितनी हमें ज़रूरत होगी, धन क्या है? धन एक हमारा संसाधन है। ये कैसा संसाधन है? भौतिक संसाधन है। तो इस भौतिक संसाधन को जितना हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम उपयोग करेंगे, अन्यथा उसे हम क्या करेंगे? बांध के समान उसे संचित करके रखेंगे। बांध में जिस तरीके से पानी संचित करके रखा जाता है, ज़रूरत होने पे उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार से मानव क्या करता है? अपने संसाधनों को जुटा के रखता है, लेकिन जब उसे जिस चीज़ की जिस संसाधन की आवश्यकता होती है उसी का वह उपयोग करता है। यह किसने कहा? राजमल पी देवदास जी ने बताया। और न्यूमैन ने बताया कि प्रबंधन एक प्रशासनिक ढांचा है। न्यूमैन ने यह बताया कि प्रबंधन करने के लिए कोई कार्य आप पूरा करना चाहते हैं, किसी उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको प्रशासनिक ढांचा बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है कोई संस्था खोल रहा है, तो उस संस्था में पहले जो है उसके प्रबंधक होंगे, मैनेजर होंगे, फिर एम्प्लॉय होंगे, फिर उसके कर्मचारी होंगे। इस प्रकार से एक दूसरे से वो जुड़े हुए होंगे और वो अपने जो है काम को एक दूसरे के सहयोग से करके अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। यह किसने बताया? यह न्यूमैन महोदय ने बताया। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब हम आगे बात करते हैं इसके विशेषताओं के बारे में। तो हम एक बारी चर्चा कर लिए कि इसमें जितने भी विद्वान थे इन्होंने प्रबंधन के बारे में क्या कहा। इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसका रिवीजन आप करते रहिएगा, नहीं तो क्या होता है ये बहुत जल्दी दिमाग से स्किप कर जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि गृह प्रबंधन की विशेषताएं। गृह प्रबंधन की कुछ विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। गृह प्रबंधन की विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी। इसकी विशेषता के बारे में अगर हम जानें तो हमने बताया, सबसे पहले हमने यही बात की कि प्रबंधन क्या है हमारा। प्रबंधन हमारा क्या है? ये एक मानसिक प्रक्रिया है। प्रबंधन कैसा है? यह एक मानसिक प्रक्रिया है। इसके बारे में हम बात करें तो ये हमारा क्या है? ये मानसिक प्रक्रिया है। प्रबंधन एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि प्रबंधन करने के लिए जो भी हम व्यवस्था बना रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए हमें क्या होता है? मानसिक एफर्ट की ज़रूरत होती है, मानसिक जो है योग्यता की आवश्यकता होती है। इसीलिए बताया गया जो हमारा प्रबंधन है वो क्या है? ये मानसिक प्रक्रिया है। मानव के मस्तिष्क से ये क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। यानी कि मानव अपने मस्तिष्क से, अपने दिमाग से प्रबंधन करता है। बिना सोच विचार किए हुए, बिना उस पर विचार किए हुए कोई भी प्रबंधन पूरा नहीं हो सकता। आपने घर परिवार में भी ऐसा देखा होगा, जो प्रबंधन करता होता है वो क्या होता है? बहुत शार्प माइंड का होता है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि वो अपने बारे में ही निर्णय नहीं ले पाते हैं, दूसरे की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं घर में जो हर कार्य के लिए अकेले निर्णय ले लेते हैं, यानी कि वो किसी की ज़रूरत उन्हें महसूस नहीं होती। लेकिन ये है कि कार्य को करने के लिए, संपन्न करने के लिए भले दूसरों की आवश्यकता हो, लेकिन उनके पास ये मानसिक इतनी योग्यता है कि वो विभिन्न निर्णय को ले लेते हैं और एक बेहतर करने के लिए अच्छे उद्देश्य तक पहुँच पाते हैं। अच्छे जो है बेहतर परिणाम उन्हें मिलता भी है। यह जो है तो हम बात किए कि यह क्या है? ये गृह प्रबंधन हमारा क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। और हम बात करें तो यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। गृह प्रबंधन क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। यानी कि जो भी हम प्रबंधन करते हैं यह क्या होता है? समाज के अनुसार ही होता है। हमारे घर परिवार समाज में जो व्यवस्था जिस प्रकार से चल रही होती है उसी के अनुसार ही हम प्रबंधन करते हैं। जैसे आप मौसम को ले लीजिए या फिर वातावरण को ले लीजिए, जिस प्रकार से वातावरण या मौसम रहेगा उसी प्रकार से आप जो है विभिन्न प्रकार के काम करेंगे, क्रिया करेंगे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लीजिए आप गर्मी का सीज़न है तो आप उस टाइम में तो स्वेटर पहनेंगे नहीं,
आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए यानी उस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए क्या करेंगे, पंखे का उपयोग करेंगे, एसी का उपयोग करेंगे, जो भी चीज़ें आपको जो है वातावरण के अनुकूल प्राप्त होंगी उसका उपयोग करेंगे। अब समाज की बात कर ली जाए, जैसे आप भारतीय समाज से संबंधित हैं, आप मान लीजिए हमारे यूपी से संबंधित हैं, तो आप क्या करेंगे, यूपी में जो भी सामाजिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, त्यौहार से संबंधित, धर्म से संबंधित, विभिन्न आचार विचार से संबंधित, वही आप अपनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि आप यहाँ से हैं और आप फॉरेन का अपनाएं, तो यह क्या होता है, हमारे लिए बहुत ही कठिन काम होता है। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि प्रबंधन क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम अपने समाज को ध्यान में रख करके, समाज में क्या कैसे चल रहा है ये बात ध्यान में रख करके हम कोई भी प्रबंधन या कोई भी व्यवस्था करते हैं। जैसे हमारे यहाँ की व्यवस्था क्या है, हम बात कर लें कि होली में हम क्या करते हैं, होली में हमारे यहाँ की व्यवस्था है कि हम घर की साफ़ सफाई करते हैं और इसके बाद रंग अबीर से खेलते हैं, विभिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं और हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार से गीत गायन भी होता है। तो इस प्रकार से हर समाज की अपनी अलग व्यवस्था है। तो कहने का मतलब है जो भी कार्य करते हैं, जो भी प्रबंधन या व्यवस्था करते हैं, वो हमारे समाज के अनुरूप ही होना आवश्यक है या होता है, ये जो है ज़रूरी है। आगे हम बात करें तो गृह प्रबंधन हमारा क्या है, गृह प्रबंधन एक कला है। ये आपसे बहुत बार पूछा गया होगा, आप छोटी कक्षाओं में रहे होंगे तब से ये जो है क्वेश्चन बनता आ रहा है और पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि गृह प्रबंधन क्या है। ये एक कला है, यानी कि व्यवहार में ये हमारे आता है। जो भी हम गृह प्रबंध करते हैं, घर की व्यवस्था बनाते हैं, वो एक क्या होती है, हमारी एक आर्ट होती है, एक कार्य की जो है क्रिया करने की एक कला होती है। जैसे बहुत सारे महिलाओं में ये होता है या पुरुषों में होता है, उनकी बचत करने की बहुत अच्छी आदत होती है और वो अपने कम जो है आय में भी अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से जो है हर आवश्यकता की पूर्ति भी कर लेते हैं और आकस्मिक जो है आवश्यकता के लिए भी धन बचा के भी रख लेते हैं। ये उनकी कला है। लेकिन बहुत सारे परिवार आपको समाज में ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनकी इनकम तो बहुत है ना, कहने का मतलब उनकी इनकम अधिक है, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो है अच्छे व्यवस्थान, अच्छे जो है मैनेजमेंट की आदत नहीं है, अच्छे मैनेजमेंट उनके अंदर नहीं है। तो वो क्या वो अपने घर परिवार और अपने जो है प्रबंधन की अच्छी व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। वो हमेशा परेशान रहते हैं, उनके जो उनका जो परिवार होता है वो अच्छे प्रबंधनकारी नहीं होता है, क्योंकि वो अच्छे प्रबंधक करता नहीं है। तो इस प्रकार से कहा गया कि ये जो प्रबंधन की क्रिया है ये क्या है, एक कला है। कुछ व्यक्तियों में बहुत अच्छी होती है, कुछ व्यक्तियों में नहीं होती है। जिनके अंदर अच्छी होती है वो अपने जो है हर कार्य को बहुत ही बेहतर तरीके से, मितव्ययी तरीके से, बेहतर तरीके से, कम संसाधनों में भी एक बेहतर जो है वातावरण और बेहतर उद्देश्य या बेहतर कार्य जो है अपने टारगेट या गोल को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन जिनके अंदर नहीं होता है वो नहीं कर पाते हैं। और आगे हम बात करें तो ये कला के साथ साथ ये विज्ञान भी है। प्रबंधन क्या है, कला के साथ साथ विज्ञान भी है। विज्ञान क्यों है, आपने परिभाषा पढ़ा है, बचपन से ही आपने क्या पढ़ा है कि जो क्रमबद्ध ज्ञान है वही विज्ञान है। ये विज्ञान की परिभाषा हम बचपन से पढ़ते आए हैं। लेकिन विज्ञान, आखिर हम प्रबंधन को विज्ञान क्यों कह रहे हैं, इसके आगे एक रीज़न यह है कि हम प्रबंधन करते समय विभिन्न क्रियाओं को क्रम से करते हैं। जैसे हम सबसे पहले आयोजन करते हैं, कार्य को करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसका संगठन करते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्य को किस प्रकार से करना है एक के बाद एक, या उसको जोड़ करके रखते हैं। और इसके बाद हम उस पर नियंत्रण बनाते हैं। अगर कार्य पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा तो कार्य का क्या हो जाएगा, कार्य आपका खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं हो पाएगा। तो यानी कि कार्य के जो है आयोजन के बाद आप संगठन बनाएंगे, संगठन के बाद आपका नियंत्रण होगा। इसके बाद लास्ट में जब आप नियंत्रण कर लेंगे, कार्य आपका पूरा हो जाएगा, बाद में आप कार्य का मूल्यांकन करेंगे कि हमें
एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो पाया, हमें अपने कार्य का जो हमारा उद्देश्य था, जिस लिए हम कार्य कर रहे थे, वह हमें अच्छा मिल पाया या नहीं मिल पाया, तो हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि बिना आयोजन किए, बिना संगठन किए हम नियंत्रण ही कार्य पे करने लगें, ऐसा तो होगा नहीं। जब तक हम कार्य करने के लिए कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, उसको संगठित या जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, उसको नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक हम मूल्यांकन नहीं कर सकते उस कार्य का। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, ये क्रमबद्ध चलता रहता है। ये साइकिल हमेशा क्या होती है, एक दूसरे साइकिल के बाद ये चलती रहती है। इसलिए इसको बताया गया कि ये क्रमबद्ध है या विज्ञान है, विज्ञान के तरीके से साइंटिफिक इसमें रिजल्ट आता है। ये क्या होता है, जो भी हम प्रबंधन करते हैं, इसमें हम साइंटिफिक चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए तब प्रबंधन करते हैं। यानी कि हमारे वो पुराने ख्यालात या पारंपरिक ख्यालात को हम पीछे छोड़ करके वैज्ञानिक टेक्निक का उपयोग करते हुए क्रमबद्ध तरीके से किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं। इसलिए इसे जो है विज्ञान की श्रेणी में भी रखा गया। आगे हम बात करते हैं कि अगर हम प्रबंधन को कह लें तो यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंधन क्या है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया। प्रबंधन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी विशेषता ये भी है कि ये हमेशा जो है चलती रहती है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। हम जो है प्लानिंग करते रहते हैं, अपना जो है प्लान बनाते रहते हैं, प्रबंधन मैनेजमेंट करते रहते हैं, और ये हमेशा क्या होती है, पूरे जीवन भर चलती रहती है। ये तो नहीं होता ना कि हम एक बार कपड़ा खरीद लिए तो जीवन भर हमें कपड़े खरीदने की आवश्यकता ही ना हो। तो इस प्रकार से नहीं होता है। एक दूसरे उद्देश्य को पूरा करने के बाद दूसरा उद्देश्य हमारा शुरू हो जाता है। इसके बाद हमारा है, आगे हम बात करते हैं तो जो हमारा प्रबंधन है वो एक निर्णयों की श्रृंखला है। अगर हम प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन निर्णयों की श्रृंखला है। क्यों इसे निर्णयों की श्रृंखला कहा गया? क्योंकि हम एक जो है निर्णय लेने के बाद दूसरा निर्णय, दूसरे निर्णय के लेने के बाद तीसरा निर्णय, यानी जब तक हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता हम विभिन्न प्रकार के निर्णय लेते रहते हैं और जो है हम अपने उद्देश्य तक पहुंचने का प्रयास करते रहते हैं। आगे हम बात करते हैं तो यह एक अनुभव भी है। हमें प्रबंधन से क्या प्राप्त होता है? हमें अनुभव भी प्राप्त होता है। जब हम किसी कार्य को कर लेते हैं, उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं, तो हमें अनुभव भी प्राप्त होता है। अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया, अनुभव प्राप्त होता है प्रबंधन से, यानी यह एक अनुभव भी है। अनुभव भी हमें इससे मिलता है। हम किस प्रकार से कार्य किए हैं, हम उसका जब रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं तो हमें उसके बारे में पता चल जाता है। अब हम बात करें तो ये एक सामूहिक प्रक्रिया है जो हम प्रबंधन करते हैं। अभी हमने बताया, जब प्रशासनिक ढांचा हम बता रहे थे उसमें हमने बताया कि ये जो होता है विभिन्न लोगों के सहयोग से होता है। तो हम इसीलिए इसको कहते हैं क्या, कि ये जो है सामूहिक प्रयासों की, सामूहिक प्रयासों की प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे लोगों का क्या होता है, सपोर्ट होता है, तभी जो है हम प्रबंधन के कार्य को कर पाते हैं। जैसे आपके घर में क्या होता है, जो मान लीजिए आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके शारीरिक अनुपात को ध्यान में रखते हुए शारीरिक क्षमता के अनुसार उन्हें कार्य दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, उन्हें झाड़ू वाड़ू लगाने का काम दे दिया जाता है। या फिर आप कह लीजिए जो महिला वर्ग है उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है बच्चों की देख रेख करना और भोजन इत्यादि बनाना। और जो पुरुष वर्ग होते हैं उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है बाहर के कार्यों को करना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जितने भी घर के उद्देश्य हैं, घर में जो भी प्रबंधन किया जा रहा है विभिन्न उद्देश्य की प्राप्ति के लिए,
उसमें सबका जो है सामूहिक रूप से क्या होता है, योगदान होता है, तभी जो है हम अपने काम को पूरा कर पाते हैं। और आगे है हमारा, यह एक अदृश्य कौशल है, यह एक अदृश्य कौशल है, यानी जो भी हम निर्णय लेते हैं, संगठन बनाते हैं, आयोजन करते हैं, संगठन बनाते हैं, नियंत्रण करते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देता। सिर्फ हमें क्या दिखाई देता है, हमें कार्य दिखाई देते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, यह हमारा अदृश्य कौशल है। तो इसमें हमने क्या क्या बताया, हमने यही बताया कि प्रबंधन की विशेषता क्या क्या है। ये एक मानसिक प्रक्रिया है, मानव मस्तिष्क से मानव करता है। इसके बाद ये सामाजिक प्रक्रिया है, जिस समाज या परिवेश में व्यक्ति रहता है उस समाज को ध्यान में रख के करता है प्रबंधन। उसके बाद यह एक कला है, यानी कि हम जिस प्रकार से काम कर रहे हैं वो जो है व्यवहारिक रूप से कर रहे हैं, और उसमें एक जो है प्रबंधन करने की अच्छी गुणवत्ता है, इसलिए हम उसे कला कह रहे हैं। इसके बाद यह एक विज्ञान है, क्योंकि हम इसमें क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं और साइंटिफिक तरीके से रिजल्ट प्राप्त करने की जो है हमारी इच्छा होती है, हम उसका मूल्यांकन करते हैं और हम परंपरागत कार्य को ना करते हुए वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हैं, इसलिए हम इसे विज्ञान भी मानते हैं। और यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। यह जो है प्रबंधन, एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा हम प्रबंध करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, तो यह हमेशा जीवन भर चलती रहती है। और हम क्या कहें, इसे निर्णयों की श्रृंखला कहें, क्योंकि यह जो है एक निर्णय के बाद व्यक्ति दूसरा निर्णय लेता है, तीसरा लेता है, इस तरीके से उसके निर्णय लेने की प्रक्रिया भी हमेशा जो है चेन वाइज वो चलती रहती है। और जब हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है, हमने कार्य को बेहतर तरीके से कर लिया होता है, तो हमें अच्छा अनुभव प्राप्त हो जाता है। तो हमने बताया कि इसकी विशेषता यह भी है कि अगर हम प्रबंध करते हैं तो हमें अच्छा अनुभव भी मिलता है। और प्रबंध को बताया गया कि यह सामूहिक प्रयासों की प्रक्रिया है। प्रबंध को करने के लिए हमें जो है एक सामूहिक जो है संगठन की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है इसे सामूहिक प्रयासों की प्रक्रिया भी बताया गया। और बताया गया यह एक अदृश्य कौशल है, जो भी हम प्रबंध करते हैं वो दिखाई नहीं देता, बल्कि उसके द्वारा जो भी कार्य पूरा होता है वो हमें दिखाई देता है। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। आज हमने बात किया कि प्रबंधन क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और इसके बारे में जो भी विद्वान हैं हमारे होम मैनेजमेंट के, इन्होंने क्या परिभाषा दी है, क्या क्या इन्होंने माना है, ये आपको समझ में आया होगा। और आगे की क्लास हमारी कल होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।